हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूं सीए पंकज दरावगी और आज की जो वीडियो है वो है सीए में इंटर स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2024 में सेकंड ग्रुप का जो आपका पेपर है, पेपर नंबर 11, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और कंप्लीट सॉल्यूशन से मेरा मतलब है आने वाले अप्रॉक्स 1.5 से 2 घंटों में हम इस पेपर का पूरा जो सॉल्यूशन है वो डिस्कस करने वाले हैं। एमसीक्यू भी, थियोरेटिकल क्वेश्चन के आंसर भी दूंगा और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ कोर्स डिस्कस करने ही करने हैं। अगर आप हमारे चैनल पे हो नए तो सबसे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि एग्जाम के बाद हम हर बार आपके लिए सजेस्टेड आंसर सीरीज इस तरीके की लेकर आते हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है और इवन होती भी है। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इसके अलावा जो मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ उसका अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमारी मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। देन मोबाइल ऐप में जाकर आप ये जो सॉल्यूशन का पीडीएफ है वो वहां से डाउनलोड कर सकते हो। साथ के साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए ताकि अगर आपका कोई नोटिफिकेशन अपडेशन मिस हो जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया जाता है, मिल जाता है। इसके साथ आप हमें व्हाट्सएप चैनल पे भी ज्वाइन कीजिए और इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आप हमारी कोई क्लासेस वगैरह वेल करना चाहते हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं, तो उसके बेस्ट ऑफर्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल के थ्रू देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एफएमबीडीए का पेपर। पेपर का पैटर्न बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड था। जैसा कि हमें पहले से आइडिया था कि सर क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, जिसमें 2 मार्क्स के 15 एमसीक्यू पूछे जाते हैं और उसके बाद आपको टोटलिटी में 7 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 थ्योरी रहता है, क्वेश्चन नंबर 8 थ्योरी रहता है, क्वेश्चन नंबर 3 to 7 जो है वो प्रैक्टिकल देखने को मिलते हैं। 14 मार्क्स ईच क्वेश्चन की वेटेज होती है। तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपको एग्जाम का ये क्वेश्चन पेपर दिया गया। और इस बार ये जो एफएमबीडीए का पेपर था ये इन कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से अगर हम बात करें काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन पेपर देखने को मिला, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन पेपर देखने को मिला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला जो एमसीक्यू था थ्योरी एमसीक्यू एंड दैट इज फ्रॉम बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाइडली यूज्ड ग्राफ फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए इनमें से कौन सा ग्राफ यूज किया जाता है? बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, ऑल ऑफ द अबव। तो सर डेटा विजुअलाइजेशन के लिए बार चार्ट भी यूज किया जाता है, पाई चार्ट भी यूज किया जाता है, हिस्टोग्राम भी यूज कर लिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल गया, दैट इज फ्रॉम लेवरेज टॉपिक एफएम। इफ द ऑपरेटिंग लेवरेज इज 1.22, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है आपका कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। द सेल्स फॉर द ईयर इज 75 लाख और वेरिएबल कॉस्ट आपकी 42 लाख। अगर आपकी सेल्स है 75 लाख, 42 लाख आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 33 लाख आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। ऑपरेटिंग लेवरेज आपके पास ऑलरेडी गिवन था तो क्वेश्चन ने आपसे ईबीआईटी पूछ लिया, तो सीधा सीधा आप यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला यूज कर सकते थे, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। ऑपरेटिंग लेवरेज गिवन है 1.22, कंट्रीब्यूशन आपको सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर लेना था जो कि 33 लाख आ गया, डिवाइडेड बाय ईबीआईटी को मैंने एक्स लिख के कैलकुलेट कर दिया तो ये 27 लाख आ गया। तो ईबीआईटी आपका आंसर होगा बी, 27 लाख। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन जो आप लेवरेज चैप्टर की पहली ही क्लास में कर लेते हो। इसके बाद थर्ड जो पॉइंट है वो है तो एफएम में से ही थ्योरी है, लेकिन आप जब इसका प्रैक्टिकल डिस्कशन करते हो लेवरेज का तभी आपको ये आइडिया लग जाता है। ऑपरेटिंग लेवरेज अराइजेस बिकॉज ऑफ, सर ऑपरेटिंग लेवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से होता है, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से। फाइनेंशियल जो लेवरेज होता है वो फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से होता है। कंबाइंड जो होता है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से होता है। फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट, वेरिएबल या स्टेप कॉस्ट, तो इसका आंसर है ए, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट कह दो, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह दो, एक ही बात है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फोर्थ एमसीक्यू भी थ्योरी एमसीक्यू देखने को मिला। सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ ए फर्म आर प्राइमरली इंटरेस्टेड इन, सर मटेरियल के माल के जो सप्लायर्स होते हैं, जो क्रेडिटर्स जिनको आप बोलते हो, वो प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन में इंटरेस्टेड होते हैं, लिक्विडिटी पोजीशन में, मार्केट शेयर पोजीशन या डेट में, तो वो लिक्विडिटी पोजीशन में इंटरेस्टेड होते हैं।
कि क्या ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी है कि हमें जब पेमेंट करने की बात आएगी उनके पास एसेट्स अवेलेबल है कि उनसे हम वो पैसा रियलाइज करके हमें पेमेंट कर सके. करंट रेशियो, क्विक रेशियो, दीज आर द पार्ट ऑफ लिक्विडिटी पोजीशन. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट फिफ्थ एमसीक्यू भी आपको थ्योरी देखने को मिला. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू इंक्रीज करंट रेशियो. कहते हैं इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है जिससे आपका करंट रेशियो इंक्रीज नहीं होगा. अगर आप डिबेंचर इश्यू करोगे, इश्यू ऑफ डिबेंचर टू बाई स्टॉक, इससे स्टॉक बढ़ जाएगा, करंट एसेट्स बढ़ जाएगी, करंट रेशियो भी बढ़ जाएगा. इश्यू ऑफ डिबेंचर टू पे क्रेडिटर्स, अगर आप क्रेडिटर्स पे करेंगे, करंट लाइबिलिटी आपकी कम होगी तो करंट रेशियो बढ़ जाएगा. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू पे क्रेडिटर्स, फिर से आप क्रेडिटर्स को पे करेंगे, करंट लाइबिलिटी कम हो जाएगी, अकॉर्डिंगली आपका करंट रेशियो बढ़ जाएगा. अवेल बैंक ओवरड्राफ्ट टू बाई मशीन, सर अगर बैंक ओवरड्राफ्ट आप लोगे तो ये तो करंट लाइबिलिटी को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से करंट रेशियो बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा. तो क्वेश्चन जानना चाह रहे करंट रेशियो को इंक्रीज नहीं करेगा, तो डी पॉइंट है जो कि करंट रेशियो को इंक्रीज नहीं इवन डिक्रीज कर देगा. डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट सिक्स्थ एमसीक्यू भी थ्योरी देखने को मिल रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. ए हायर रिसीवेबल टर्नओवर इज नॉट डिजायरेबल. क्या आप रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ज्यादा नहीं चाहते एज ए ऑर्गेनाइजेशन. सर बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ज्यादा होने का मतलब जल्दी कलेक्शन करना डेटर से, बिल्कुल चाहते हैं. तो ये तो स्टेट ए हाईएस्ट रिसीवेबल टर्नओवर इज नॉट डिजायरेबल, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डिपेंड्स अपॉन टैक्स रेट. कहते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो टैक्स रेट पे डिपेंड करता है. सर ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला तो होता है ईबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट, तो उसमें टैक्स तो आता ही नहीं है. तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डिपेंड अपॉन टैक्स रेट, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट रेशियो मींस इंक्रीज इन सेल्स. सर जरूरी तो नहीं है कि नेट प्रॉफिट रेशियो बढ़ने के पीछे इंक्रीज इन सेल्स ही रीजन हो, क्योंकि नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन में सेल्स. तो जरूरी नहीं है कि सेल बड़े, हो सकता है आपकी कॉस्टिंग वगैरह कम हो गई, उसकी वजह से आपका नेट प्रॉफिट रेशियो बढ़ गया. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है. लोअर डेट इक्विटी रेशियो मींस लोअर फाइनेंशियल रिस्क. सर अगर डेट कम होगा तो फाइनेंशियल रिस्क कम होगी. सर ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि डेट कम होगा तो इंटरेस्ट कम होगा, और इंटरेस्ट की वजह से ही तो आपकी फाइनेंशियल रिस्क बढ़ती है. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. मतलब दिस इज द स्टेटमेंट ट्रू. इसके बाद सेवेंथ एमसीक्यू दिया गया आपको छोटा सा, कैपिटल स्ट्रक्चर के चैप्टर में से प्रैक्टिकल दे दिया. इफ फर्म हैज ईबीआईटी ऑफ ₹50,000, market value of debt is 80,000 and overall capitalization rate is 20%. क्वेश्चन की डिमांड है, बताओ मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म अंडर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में तो वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है, ईबीआईटी अपॉन में ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट. तो 50,000 डिवाइड बाय 20% करेंगे, 2.5 लाख रुपए आपका आंसर आ जाएगा. सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी यहां पे शो करा हुआ है. 2,50,000 विल बी योर करेक्ट आंसर. ए विल बी योर करेक्ट आंसर. तो अभी तक प्रैक्टिकल पोर्शन काफी कम देखने को मिला है मुझे. 7 क्वेश्चन में केवल और केवल अभी तक केवल और केवल 2 ही क्वेश्चन आए हैं जो प्रैक्टिकल देखने को मिल रहे हैं. इवन नेक्स्ट भी थ्योरी देखने को मिल रहा है. 8th वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. कहते हैं इनमें से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का कौन सा फीचर नहीं है. तो पहला पॉइंट कहते हैं द मिनिमम लॉक इन पीरियड फॉर सीडी इज 30 डेज. सर ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि मिनिमम लॉक इन पीरियड जो होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का वो होता है 15 डेज का. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. आगे जाने की आपको जरूरत ही नहीं है. नेक्स्ट 9th एमसीक्यू अगेन थ्योरी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लाइड इन डिटरमाइनिंग द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ ए फर्म. जब आप एक फर्म की क्रेडिट पॉलिसी डिटरमाइन करते हो, भाई माल बेचना है, उधार बेचना है, कितने दिन के लिए उधार बेचो, ये अगर डिसाइड करना चाह रहे हो तो कहते हैं इनमें से कौन सा पॉइंट अप्लाई नहीं होता. क्रेडिट पीरियड और ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट. सर बिल्कुल हम देखते हैं कितना क्रेडिट पीरियड अलाउ करना है. लेवल ऑफ क्रेडिट सेल्स टू ऑप्टिमाइज प्रॉफिट, कितना माल बेचना है ये भी हम बिल्कुल देखते हैं. कलेक्शन पॉलिसी भी बिल्कुल देखते हैं. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से कोई मतलब नहीं होता. तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, कि जब हम क्रेडिट पॉलिसी डिटरमाइन कर रहे होते हैं किसी फर्म की, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से उसका कोई मतलब नहीं है.
नेक्स्ट 10th एमसीक्यू आपको प्रैक्टिकल एमसीक्यू देखने को मिल रहा है। ए कंपनी इज कंसीडरिंग टू कैपिटल स्ट्रक्चर। प्लान ए कंसिस्ट ऑफ 100% इक्विटी विद 10,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट ₹100 ईच। ठीक है, 10 लाख हो गया। प्लान बी कंसिस्ट ऑफ 50% डेट एंड 50% इक्विटी, तो 5 लाख रुपए का डेट, 5 लाख रुपए का इक्विटी। वेयर द डेट इज ₹5 लाख, 10% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो 5 लाख का 10% 50,000 रुपए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एंड देयर आर 5,000 शेयर आउटस्टैंडिंग एट ₹100 ईच, तो 5 लाख ये बन गया। अगर ईबीआईटी 1.5 लाख रुपए हो, टैक्स का रेट 30% हो, व्हाट इज द ईपीएस अंडर प्लान बी? ये ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस का क्वेश्चन है, आपसे जस्ट ईपीएस पूछा जा रहा है। तो ईबीआईटी गिवन है 1.5 लाख रुपए, माइनस कर देंगे इंटरेस्ट, 5 लाख का 10% 50,000, आपको पता चल जाएगा ईबीटी दैट इज 1 लाख। कैलकुलेशन आपके लिए ऑलरेडी करी हुई है। ईबीटी में से माइनस करोगे आप टैक्स, टैक्स का रेट है 30%, तो 1 लाख का 30% 30,000 रुपए आप टैक्स पे कर दोगे, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा आपका 70,000। पूरे क्वेश्चन में कहीं प्रेफरेंस का जिक्र तो है नहीं, तो इसी को आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो कि 5,000 है, तो 70,000 को 5,000 नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे तो आपको आपका ईपीएस मिल जाएगा 14। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 14 रुपीज। तो अभी तक 10 में से केवल और केवल 3 एमसीक्यू अपने को प्रैक्टिकल देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू भी प्रैक्टिकल है, 11th वन। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का एप्लीकेशन क्वेश्चन चाह रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में से ये क्वेश्चन है। गिवन रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है 6%, आपको आरएफ पता चल गया। मार्केट की रिटर्न है 11%, आपको आरएम पता चल गया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका 15%, आपको केई गिवन है। क्वेश्चन बीटा की वैल्यू जानना चाह रहे हैं। सीएपीएम का फॉर्मूला होता है केई इज इक्वल टू आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ। ठीक है, के इज इक्वल टू आरएफ प्लस ब्रैकेट में बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ। के ई, सर के ई गिवन है 15% का, आरएफ है 6%, बीटा को आप एक्स एज्यूम कर लो या बीटा ही लिख सकते हो। आरएम 11 माइनस आरएफ 6%, इसको सॉल्व किया तो आपको बीटा पता चल गया 1.8, तो बीटा आ गया आपका बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर 1.8। नेक्स्ट 12, 13 फिर से आपको थ्योरी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो प्रैक्टिकल पोर्शन काफी कम देखने को मिल रहा है मुझे। नेक्स्ट 12th एमसीक्यू जो है वो आपको गिवन है बीडीए बिजनेस डेटा एनालिटिक्स में से। द प्रोसीजर दैट ऑर्गेनाइजेस डेटा इनटू ए मीनिंगफुल ऑर्डर टू मेक इट सिंपलर टू कॉम्प्रिहेंड, एनालाइज एंड विजुअलाइज इज कॉल्ड डेटा वैलिडेशन, शॉर्टिंग, एग्रीगेशन या एनालिसिस। सर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेटा शॉर्टिंग, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। Next 13 MCQ, again theory and again from BDA. Which of the following is or are the type of cloud computing? सर इसमें से क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप कौन से है? प्राइवेट क्लाउड होता है, पब्लिक भी होता है, हाइब्रिड भी होता है, तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद 14th आपको प्रैक्टिकल और 15th आपको थ्योरी देखने को मिल जाता है, दोनों ही एफएम के पार्ट है। 14th कहते हैं इफ द कंपनीज डीपी रेशियो is 60%, डीपी रेशियो मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो, एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 15% आर। डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 60% है तो सिंपल सी बात है रिटेंशन रेशियो जो होगा दैट विल बी 40%, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर आपके पास गिवन है 15%। व्हाट शुड बी द ग्रोथ रेट अंडर गॉर्डन मॉडल? सर ग्रोथ रेट होता है बी इंटू आर, पी इज नथिंग रिटेंशन रेशियो, और आर तो गिवन है, तो 60 का 50% ये आ जाएगा आपका 15 की 90, 15 का 60, 0.6 इंटू 0.15 ये आ जाएगा आपका। अच्छा रिटेंशन तो 40 है ना, तो 40 इंटू 15, 0.4 इंटू 0.15, इट विल बी 6%। सी विल बी योर करेक्ट आंसर, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन आपके लिए ऑलरेडी करा हुआ है, 6% जो है दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। और लास्ट जो एमसीक्यू है दैट इज फ्रॉम एफएम बट थ्योरी, which financial metric is crucial for understanding a firm's cash management efficiency? Option B will be your correct answer. कैश की बात चल रही है तो कैश कन्वर्जन साइकिल विल बी योर करेक्ट आंसर। तो 15 एमसीक्यू में से 3 एमसीक्यू बीडीए में से है, बचे हुए 12 एमसीक्यू एफएम में से है, बट प्रैक्टिकल पोर्शन काफी कम है। 1, 2, 3, 4, केवल और केवल 5 एमसीक्यू जो है वो प्रैक्टिकल देखने को मिल रहे हैं। बाकी जो
बचे हुए 10 एमसीक्यू है वो आपको यहाँ पे थ्योरी देखने को मिले। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंजेस ही बोल सकते हैं, क्योंकि इतना कम थ्योरी एमसीक्यू तो पहले नहीं पूछा जाता था। बट एमसीक्यू इजी है, एमसीक्यू इजी है। 5 जो प्रैक्टिकल पूछे गए वो तो बिल्कुल ही बेसिक है। आप ही मान के चलो क्लास की किसी भी चैप्टर की पहली क्लास जो होती है उसमें जो नॉर्मल डिस्कशन चलता है वो पूछा गया है। और थ्योरी एमसीक्यू भी कोई बहुत ज्यादा ट्रिकी देखने को नहीं मिल रहे। ऐसा नहीं है कि किसी भी लाइन को पिक करके बीच में से पूछ लिया, नॉर्मल एमसीक्यू देखने को मिल रहे हैं। अगर आपने एमसीक्यू बैंक वगैरह पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है, तो आप आराम से ये जो 15 एमसीक्यू है इसमें से 12 से 13 एमसीक्यू जो है वो ठीक करके आ सकते थे। मतलब मैं ये मान के चलता हूँ 24 से 26 नंबर जो है इस एमसीक्यू में आप लेकर आ सकते थे। इवन जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से स्टडी करी, 2 से 3 बार रिवीजन किया, हमारी स्ट्रेटेजी वगैरह भी फॉलो करी है, वो यहाँ पे 30 आउट ऑफ 30 भी स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हो तो सेक्शन बी भी एज एक्सपेक्टेड था कि टोटल 7 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 8 इज थ्योरी, बाकी 3 to 7 आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल रहे थे, जो कि प्रैक्टिकल ऑफ कोर्स एफएम में है, तो 2 to 7 जो है वो 100% आपको एफएम में से प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा था। तो अगर आप इस तरीके के पेपर में चाहते हो कि मैं बीडीए नहीं पढ़ के आया, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स नहीं पढ़ के आया, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 और 8 छोड़ दो। दो चॉइस तो है ही क्वेश्चन की, आपको 2 और 8 छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 अगर आप अटेम्प्ट करते, पूरा का पूरा एफएम में से 70 का आप अटेम्प्ट कर सकते थे, प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हो। सेक्शन बी में अगर मैं बात करूं, आंसर एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग, हर एक क्वेश्चन की वेटेज जो है 14 मार्क्स की है, तो 14 into 5 70 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो पार्ट ए जो है दैट इज व्हाट आर द प्रिंसिपल फीचर ऑफ ए कॉमर्शियल पेपर। इन्होंने कहा कि कॉमर्शियल पेपर की फीचर्स बताओ और साथ में एडवांटेजेस भी बताओ ऑफर्ड बाय द कॉमर्शियल पेपर टू इट्स इश्यूअर। तो ऑफ कोर्स ये थ्योरी क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन जो है वो मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है। आप एक बार इस पीडीएफ में से रीड करके देख सकते हो कॉमर्शियल पेपर के फीचर्स और एडवांटेजेस। ये फीचर्स है स्टार्टिंग में जो गिवन है कि ये प्राइमरीज नोट होता है, क्रेडिट वर्दीनेस वगैरह, डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू, रिडीमेबल इट्स फेस वैल्यू, ये सारे इसके फीचर्स हैं। और ये सारे आपको 5 इसके एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। दैट इज सिंप्लिसिटी हो गया, कैश फ्लो मैनेजमेंट हो गया, ऑल्टरनेटिव फॉर बैंक फाइनेंस हो गया, रिटर्न टू इन्वेस्टर्स हो गया, और इंसेंटिव फॉर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हो गया। तो एक बार आप इसको रीड जरूर करके देखिएगा। पिछली बार मैंने क्या किया था, मैंने क्वेश्चन पेपर में जो थ्योरी क्वेश्चन आए थे उसके आपको स्टडी मटेरियल में से पेज नंबर बता दिए थे। हुआ क्या, इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में थोड़े चेंजेस किए, जिसकी वजह से पेज नंबरिंग चेंज हो गई, तो बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस हुई। इस वजह से इस बार मैंने अपने पीडीएफ के अंदर ही थ्योरी क्वेश्चन के आंसर भी लिख दिए हैं, ताकि आप उनको वहां से इजीली रीड कर सको, आपको इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी थ्योरी ही था, और ये था बीडीए में से, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स एंड एक्सप्लेन द इंफॉर्मेशन रिवील्ड बाय डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ये डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या होता है और इसके अंदर आपको क्या इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो ये एज इट इज क्वेश्चन आप अपनी क्लासेस में करके जाते हो, पीपीटी के थ्रू हम आपको बीडीए पढ़ाते हैं, तो वो पीपीटी में से ही मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया है कि डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या है, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या है, उसके 5 पॉइंट्स, और साथ में इंफॉर्मेशन रिवील्ड बाय डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के भी 5-6 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। एज इट इज पीपीटी जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो वाली यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स की दे दिया। आप एक बार रीड जरूर करके देखिए, बहुत इजी अंडरस्टैंडिंगेबल लैंग्वेज के अंदर हम पीपीटी के अंदर बीडी आपको पढ़ाते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट किए गए। एफएम में एक बात देखने को मिल रही है कि एफएम में सीधा सीधा 14 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, हर एक क्वेश्चन में 2-2 पार्ट कर दिए गए हैं। 7-7 मार्क्स के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसमें से पूछे जा रहे हैं। छोटा क्वेश्चन है तो भी 7 मार्क्स का है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो भी 7 मार्क्स का है। तो एक बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन से पेपर अच्छा था, इजी पेपर था, बैलेंस्ड पेपर था, ज्यादा लेंदी भी नहीं था तो ज्यादा छोटा भी नहीं था। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट बॉक्सा कंपनी। ये जो क्वेश्चन है ये आपको रेशियो एनालिसिस में से दिया गया 7 मार्क्स का, और इसके साथ जो अटैच किया गया क्वेश्चन वो आपको दिया गया फ्रॉम, ये भी रेशियो में से ही था। मतलब ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है यू कैन से सर रेशियो में से ही देखने को मिल रहा है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3A, देख लो। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट बॉक्सा कंपनी,
अकाउंट्स पेबल है 100 लैक्स का, अकाउंट रिसीवेबल है 50.48 लाख, एवरेज इन्वेंट्री है 300 लाख का, बिल्डिंग एंड लैंड में क्वेश्चन मार्क्स है तो कैलकुलेट करके दे देंगे, कैश है 50 लाख का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 100 लाख का, ईबीआईटी 180 लाख, लॉन्ग टर्म बॉन्ड है 250 लाख विद 10% इंटरेस्ट रेट, तो आपको 25 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा होगा। प्राइस पर शेयर चल रहा है 72 का, प्राइस अर्निंग रेशियो है 18, तो यहाँ पे 4 रुपए का आप ईपीएस कैलकुलेट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ पीई रेशियो। शेयर होल्डर इक्विटी क्वेश्चन मार्क है, कैलकुलेट कर देंगे। टोटल एसेट 1000 लाख की है, टोटल सेल्स आपकी 1250 लाख की है, जिसमें कैश सेल्स आपकी 100 लाख की है, तो मतलब क्रेडिट सेल्स आप कर रहे हो 1150 लाख की। इतना सारा डेटा देने के बाद क्वेश्चन ने आपको यहाँ पे 5 रेशियो पूछे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। सबसे पहले आपको डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग बताना था। डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग का मतलब है आप जो सेल करते हो वो कितने दिनों के लिए आउटस्टैंडिंग होता है। तो सिंपल सी मैं बात करूं तो जो सेल्स हमारा कुछ दिन के लिए आउटस्टैंडिंग होता है, दिस इज नथिंग, इट इज एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो आपको यहाँ पे डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग में एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करके देना था। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज डेटर्स अपॉन में क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पीरियड्स ही नहीं है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे एवरेज डेटर्स के नाम से अकाउंट पेबल ऑलरेडी, अकाउंट रिसीवेबल गिवन थे 50.48, क्रेडिट सेल्स की बात करें तो 1250 माइनस 100 1150 लाख रुपए की आपकी क्रेडिट सेल्स है। मल्टीप्लाई बाय आप पे डिपेंड करता है, आप नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करोगे 365 या 360 से तो नंबर ऑफ डेज में आंसर आएगा, आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो मंथ्स में आंसर आएगा, और 52 से मल्टीप्लाई करोगे तो वीक्स में आंसर आएगा। तो 50.48 डिवाइडेड बाय 1150 मल्टीप्लाई बाय 365, 16 दिन का आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड दैट इज डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट होके आएगा। डेटा गिवन था, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था। सिमिलरली अगर आगे बढ़े तो सेकंड पॉइंट में पूछा आपसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट। क्वेश्चन में ईबीआईटी गिवन था ऑलरेडी 180 लाख का, इंटरेस्ट भी साफ साफ दिखाई दे ही रहा था 250 का 10% 25 लाख, तो 180 डिवाइड बाय 25 7.2 टाइम्स विल बी ऑन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगेन कहूंगा आपको बस फॉर्मूला पता होना था, बाकी डेटा तो गिवन ही था। तीसरे पॉइंट में आपसे डेट रेशियो पूछा है, ध्यान देना ये डेट रेशियो डेट इक्विटी रेशियो नहीं है, ये डेट रेशियो है। डेट इक्विटी रेशियो होता है डेट अपॉन में इक्विटी, लेकिन डेट रेशियो होता है डेट अपॉन में डेट प्लस इक्विटी। डेट रेशियो की अगर बात करें तो डेट तो आपको यहाँ पे 250 लाख का दिख ही रहा है। अगर मैं डेट प्लस इक्विटी की यहाँ पे बात करता हूं तो आपकी जो टोटल एसेट्स है 1000 लाख की, 1000 लाख की आपकी टोटल एसेट्स है। अगर जितनी टोटल एसेट्स आपकी 1000 लाख की उतनी तो टोटल लाइबिलिटी साइड भी होगी। अब लाइबिलिटी साइड में एज पर क्वेश्चन शेयर होल्डर्स इक्विटी है, कुछ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स है, और अगर मैं बात करूं तो एक ऑफ कोर्स अकाउंट्स पेबल आपको देखने को मिलेगा, अकाउंट्स पेबल आपको देखने को मिलेगा। तो अगर 1000 लाख रुपए आपका टोटल लाइबिलिटी साइड होगी, कैलकुलेशन दिखाता हूं आपको, कैलकुलेशन ये है कि टोटल लाइबिलिटी साइड जितनी होगी उतनी तो टोटल एसेट साइड होगी। टोटल एसेट्स तो आपको ऑलरेडी बता रखी है 1000 लाख की है, तो ऑफ कोर्स आपकी टोटल लाइबिलिटी साइड भी 1000 लाख की होगी, जिसमें 3 आइटम है। शेयर होल्डर इक्विटी हमें नहीं पता कितना, 250 लाख का लॉन्ग टर्म बॉन्ड है, और करंट लाइबिलिटी के नाम पे अकाउंट्स पेबल। तो सिंपल टोटल लाइबिलिटी में 3 आइटम है एज पर क्वेश्चन, शेयर होल्डर इक्विटी, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स और अकाउंट्स पेबल। टोटल लाइबिलिटी साइड विल बी इक्वल टू टोटल एसेट, तो 1000 लाख होगा। शेयर होल्डर इक्विटी नहीं पता, मैंने एक्स लिख दिया। लॉन्ग टर्म बॉन्ड क्वेश्चन में 250 गिवन है, अकाउंट पेबल 100 गिवन है, तो यहां से आपको इक्विटी पता चल गया 650 लाख का, 650 लाख का इक्विटी है, बॉन्ड है 250 लाख का, तो डेट प्लस इक्विटी कितना हो गया 900, तो 250 डिवाइड बाई 900, 250 डिवाइड बाई 900 करोगे आपको आपका डेट रेशियो पता चल जाएगा, इट विल बी 0.278। तो इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन समझनी थी और यहाँ पे इक्विटी कैलकुलेट करना था, तो इक्विटी भी कैलकुलेट हो गया साथ के साथ, और डेट रेशियो भी आपने कैलकुलेट कर दिया। इसके बाद फोर्थ डिमांड थी क्वेश्चन में, आपको इन्वेंट्री का टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना था। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दोनों ही डेटा गिवन था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी गिवन था 800,
एवरेज इन्वेंट्री भी गिवन थी 300, तो 800 डिवाइड बाई 300, आपको सीधा सीधा ही आंसर मिल जाता 2.67, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और फिफ्थ जो रेशियो था वो था अर्निंग पर शेयर। सर पीई रेशियो की हेल्प से बहुत इजीली आप ईपीएस निकाल सकते हो। पीई रेशियो का फॉर्मूला होता है प्राइस अपॉन में अर्निंग। प्राइस तो गिवन है 72, पीई गिवन है 18, तो यहां से आपको इजीली अपना ईपीएस पता चल जाता, दैट इज ₹4। तो बस यहां पे आपको पीई रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ईपीएस आ ही जाएगा। डिमांड तो क्वेश्चन की 5 ही थी, बट ऊपर जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो 2 क्वेश्चन मार्क थे जिसमें शेयर होल्डर इक्विटी तो कैलकुलेट कर ही दिया था, तो ये क्वेश्चन मार्क था, इसका मतलब डिमांड ही हुई एक तरीके से क्वेश्चन की, तो मैंने लैंड एंड बिल्डिंग भी कैलकुलेट कर दिया है। लैंड एंड बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो टोटल एसेट आपको पता थी 1000 लाख है, जिसके अंदर 2 आइटम होने हैं, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। सर फिक्स्ड एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो फिक्स्ड एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग ही दिख रहा है मुझे, जो कि क्वेश्चन मार्क है अपने आप में, तो इसका मतलब करंट एसेट पता कर लो केवल। करंट एसेट्स में मेनली 3 आइटम होते हैं, क्या क्या? इन्वेंट्री, कैश और अकाउंट रिसीवेबल। सर तीनों ही तो गिवन थे, एवरेज इन्वेंट्री भी गिवन थी, अकाउंट रिसीवेबल भी गिवन था और कैश भी गिवन था, तो मतलब आपको करंट एसेट तो पता ही है। तो अगर आप टोटल एसेट में से करंट एसेट माइनस कर दोगे तो आपको आपका लैंड एंड बिल्डिंग दैट इज फिक्स्ड एसेट भी पता चली जाएगा। तो 1000 में से मैंने तीनों करंट एसेट जो है कैश, अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री माइनस कर दिया, तो लैंड एंड बिल्डिंग आपका 599.52 लाख आ जाएगा। तो इस तरीके से रेशियो में से इस बार 7 मार्क्स का एक इजी क्वेश्चन दिया गया। ऑलमोस्ट मैं बात करूं बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी सारा डेटा तो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन ही था, सारा का सारा डेटा क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन ही था। इसके बाद जो बी पार्ट दिया गया वो थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि ये जो पार्ट दिया गया ये आपको दे दिया गया ऑल्टमैन जेड स्कोर में से, जो कि काफी सारे बच्चे पढ़ के भी नहीं जाते हैं, और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी रहती है कि आपके स्टडी मटेरियल में ऑल्टमैन जेड स्कोर के 3 फॉर्मूले गिवन है। अब उसमें से कौन सा फॉर्मूला मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, ये जज करना और एनालाइज करना थोड़ा सा मुश्किल था। हालांकि ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, अगर किसी को पता लग जाए कि ये फॉर्मूला अप्लाई होना है तो ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं थी, बट मेन ट्रिकी पॉइंट इसमें यही था कौन सा फॉर्मूला उसके अंदर यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 3B, ए फर्म वांट्स टू नो वेदर इट्स बिलोंग टू द नॉन बैंकरप्ट क्लास ऑफ फर्म्स। आपको ये बताना था कि जो फर्म है क्या वो नॉन बैंकरप्ट क्लास ऑफ फॉर्म पे की कैटेगरी में आती है कि नहीं आती। तो आपको ऑल्टमैन जेड स्कोर के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला अप्लाई करके या इक्वेशन अप्लाई करके कैलकुलेशन करनी है, और उसके अकॉर्डिंगली हमें क्राइटेरिया गिवन होता है जिसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि नॉन बैंकरप्ट में आता है कि नहीं आता। सर्टेन फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फर्म and you are required to use Altman Z score model and place the firm in the appropriate class। कौन सी क्लास में आता है वो बताना है। यहां पे डेटा सारा का सारा आपके पास गिवन था, सेल्स, EBIT, टोटल एसेट्स, बुक वैल्यू ऑफ टोटल लाइबिलिटीज, रिटेन्ड अर्निंग, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और वर्किंग कैपिटल। देखो बाकी सारा का सारा जो डेटा होता है सभी फॉर्मूलाज के अंदर सेम होता है, लेकिन ये बुक वैल्यू ऑफ टोटल लायबिलिटी और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जो है इससे आपको पता लग जाता है कि आपको कौन सा रेशियो यूज करना है, क्योंकि ये जो है ये सब में अलग अलग यूज किए जाते हैं। तो बुक वैल्यू ऑफ टोटल लायबिलिटी और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जिस इक्वेशन के अंदर यूज किए जाते हैं उस इक्वेशन का फॉर्मूला है z इज इक्वल टू 1.2x1 प्लस 1.4x2 प्लस 3.3x3 प्लस 0.6x4 प्लस 1.0x5। तो आपको क्या करना होता है यहाँ पे x1 x2 x3 x4 x5 कैलकुलेट करना होता है। x1 का फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल अपॉन में टोटल एसेट। एज पर क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल 8 लाख है, टोटल एसेट 40 लाख है, तो 8 लाख डिवाइड बाई 40 लाख इट विल बी 0.2। x2 का फॉर्मूला होता है रिटेन्ड अर्निंग अपॉन में टोटल एसेट्स। तो रिटेन्ड अर्निंग आपके पास क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 24 लाख और टोटल एसेट्स तो वही 40 लाख है, तो 24 डिवाइड बाई 40 इट विल बी 0.6। x3 का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन में टोटल एसेट्स।
तो EBIT 10 लाख है, टोटल एसेट तो वही 40 लाख है, तो इट विल बी 10 अपॉन में 40.25। X4 जो है वो डिफरेंट होता है। X4 का फॉर्मूला होता है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन में बुक वैल्यू ऑफ टोटल लायबिलिटी, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जो है वो गिवन है 80 लाख का, और बुक वैल्यू ऑफ टोटल लायबिलिटी है केवल और केवल 16 लाख का, तो इट विल बी इक्वल टू 5। तो X4 जो है वो वेरी करता है हर जगह, और X5 जो है उसका फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन में टोटल एसेट। तो आपको सेल्स गिवन थी 20 लाख की, डिवाइड बाई टोटल एसेट तो वही 40 लाख है ही, तो 0.5। बस आपको X1, X2, X3, X4, X5 पता चल गया, तो आप यहां पे लाके रख लो 1.2 X1 प्लस 1.4 X2 की वैल्यू, 3.3 X3 की वैल्यू, 0.6 X4 की वैल्यू और 1.0 X5 की वैल्यू। इसको सॉल्व किया तो ये आया 5.405। और ऑल्टमैन जेड स्कोर का जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंगली अगर जेड की वैल्यू 2.99 से ज्यादा आती है तो वो फर्म नॉन बैंकरप्ट क्लास में कवर की जाती है, मतलब ये बैंकरप्ट नहीं है। बस ये इस क्वेश्चन में आपको करके देना था। मेन जो था वो था X4 की कैलकुलेशन जो है वो कैसे होनी है, क्योंकि X4 की कैलकुलेशन हर जगह अलग अलग होनी है। X1, X2, X3, X5 के फॉर्मूले तो सेम है, X4 का अलग है, तो बस X4 से ही आपको पता चलेगा कौन सी इक्वेशन आपने अप्लाई करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो दिया गया आपको क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट किए गए। पार्ट ए जो था वो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन था 7 मार्क्स का, जो कि नॉर्मली हर बार आ ही रहा है। और नेक्स्ट जो पार्ट बी था इसका फोर्थ का, दैट इज फ्रॉम कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर। दोनों ही क्वेश्चन इजी देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 4 ए देखो, सबसे पहले प्रिपेयर ए कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट एंड इंटरप्रेट द सेम। आपको 2 सालों का इनकम स्टेटमेंट गिवन है 23 और 24, जिसमें ग्रॉस सेल्स में से लेस कर दिया सेल्स रिटर्न, तो आपकी नेट सेल्स आ गई। तो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट होता है उसमें नेट सेल्स को 100% कंसीडर किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप आगे पूरा का पूरा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बना के दे सकते हो। अगर किसी बच्चे ने ग्रॉस सेल्स से किया भी है तो ध्यान रखना उसका सही हो सकता है अगर उसने ग्रॉस सेल्स को 103% के लेकर किया, या तो आप क्वेश्चन को करो केवल और केवल नेट सेल्स 100% से, जैसे 6 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो 6 लाख डिवाइड बाय 10 लाख। अब बाकी सारी कैलकुलेशन तो नेट सेल्स पे ही चलेगी। अगर आपने ग्रॉस सेल्स और नेट सेल्स रिटर्न ले भी लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इसको 103% और इसको 3% लिखकर करते हो तो, क्योंकि ग्रॉस सेल्स जो है वो नेट सेल्स का कितना परसेंट है 103, और 30,000 नेट सेल्स का कितना परसेंट है 3, तो 103 माइनस 3 करके आप 100 पे पहुंच सकते हो। लेकिन बाकी सारी कैलकुलेशन जो है वो होनी नेट सेल्स पे ही है, डिनोमिनेटर में आपको नेट सेल्स ही कंसिडर करना है। तो कुछ बच्चों ने पूछा मुझसे कि ग्रॉस सेल्स पे क्वेश्चन किया है, क्या वो ठीक है कि नहीं है। तो ग्रॉस सेल्स पे आपने अगर इस तरीके से किया है कि 103% ग्रॉस सेल्स को लिया, सेल्स रिटर्न 3% लेकर नेट सेल्स 100% कर दी, और उसके बाद ये सारी की सारी फिगर्स जो है जैसे ये 60% ऑफ नेट सेल्स निकाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने ग्रॉस सेल्स को 100% लिया देन बाकी कैलकुलेशन करिए कि 30,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख 30,000, 10 लाख डिवाइड बाई 10 लाख 30,000, 6 लाख डिवाइड बाई 10 लाख 30,000, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, ग्रॉस सेल्स में से लेस कर दिया सेल्स रिटर्न तो नेट सेल्स पे पहुंच गए। तो मैं यहां पे आंसर नेट सेल्स से स्टार्ट करूंगा क्योंकि 100% नेट सेल्स ही होती है। लेस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जीपी आ जाएगा। लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस जिसमें 2 खर्चे हैं एडमिन और सेलिंग के, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गए। इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, और आगे आपके पास ऐड कर दिया नॉन ऑपरेटिंग इनकम, टोटल इनकम आ गई, लेस कर दिया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो नेट प्रॉफिट आ गया। करना क्या है, परसेंटेज ही तो निकालने होते हैं कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में, तो ऐसे ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। सिंपल करना क्या है, आप कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे 2023-24। मैंने ये डेटा लिखा है, हालांकि ऐसे ये डेटा लिखना भी मैंडेटरी नहीं है, आप सीधा सीधा केवल परसेंटेज भी शो कर सकते हो। लिखते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा। तो नेट सेल्स मैंने फिगर्स कॉपी कर ली थी पहले क्वेश्चन से, तो नेट सेल्स 10 लाख और 12 लाख, तो ये 100% ली जाती है, ये 100% ली जाती है। तो इसके बाद माइनस करते हो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि होता है COGS अपॉन में सेल्स इनटू 100,
तो ये 6 लाख हो जाएगा आपका 60%, और 660 डिवाइड बाय 12 लाख करोगे तो इट विल बी 55%। इसके बाद आपको नेक्स्ट फिगर उठानी थी ग्रॉस प्रॉफिट। 4 लाख डिवाइड बाय 10 लाख 40% आ ही जाएगा। इधर 5,40,000 डिवाइड बाय 12 लाख करोगे तो ये आ जाएगा आपका 45%। इसमें से आपको लेस करना था ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के दो पार्ट कर दिए थे इन्होंने, एडमिन और सेलिंग, तो मैंने दोनों अलग अलग ही दिखाए हैं। 85 लाख डिवाइड बाय 10 लाख 8.5%, यहाँ पे 1,14,000 डिवाइडेड बाई 12 लाख इट विल बी 9.5%। इसके बाद सेलिंग एक्सपेंस, 2 लाख डिवाइड बाय 10 लाख 20% हो गया। इधर 1,93,000 डिवाइड बाय 200 डिवाइडेड बाई 12 लाख, ये आ जाएगा आपका 16.1%। इसके बाद मैंने शो कर दिया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। 1,15,000 डिवाइड बाय 10 लाख 11.5%, 2,32,800 डिवाइड बाई 12 लाख, ये आ जाएगा 19.4%। इसके बाद नेक्स्ट आइटम था नॉन ऑपरेटिंग इनकम। 24,000 डिवाइड बाय 10 लाख 2.4%, 34,200 डिवाइड बाय 12 लाख, इट विल बी 2.85%। इसके बाद मैंने शो कर दिया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। 36,000 डिवाइड बाय 10 लाख 3.6%, 53,280 डिवाइड बाय 12 लाख, इट विल बी 4.44%। और लास्ट में आ गया आपका नेट प्रॉफिट। 1,03,000 डिवाइड बाय 10 लाख 10.3%, 2,13,720 डिवाइड बाय 12 लाख, इट विल बी 17.81%। इंटरप्रिटेशन आपको देनी थी तो इंटरप्रिटेशन मैंने लिख दी है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो आपका 2024 में बढ़ गया। आप देख सकते हो कि जो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज है 40 से 45 हो गया। उसके पीछे रीजन क्या, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम हो गई। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपकी कम हो गई। सिमिलरली आप देखोगे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ने के पीछे भी जो कारण था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ने के पीछे भी जो कारण था वो ये है कि एक तो सेलिंग एक्सपेंस आपके गिरे हैं, और एक आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डाउन हुआ है वही मेन इंपैक्ट चल रहा था। क्योंकि एडमिन एक्सपेंस तो हल्का सा बढ़ा था, बट सेलिंग एक्सपेंस थोड़ा ज्यादा गिर गया, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी आपका ज्यादा गिर गया था, जिसकी वजह से आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और नेट प्रॉफिट भी आपका बढ़ा ही है। और नेट प्रॉफिट के बढ़ने के पीछे भी मेन कारण सीओजीएस है। मेन कारण इस पूरे क्वेश्चन में आपका जो प्रॉफिट्स बढ़े हैं वो सीओजीएस ही है। क्योंकि आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम बढ़ी तो है, बट माइनस ही बढ़ी है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इसके कंपैरिजन में ज्यादा ही बढ़े थे, और हल्का फुल्का आपका एडमिन एक्सपेंसेस में इंक्रीज हुआ, जिसको सेलिंग एक्सपेंस ने कवर कर लिया था इवन। तो मेन जो रीजन चल रहा था वो मेन रीजन आपका सीओजीएस का ही चल रहा था, कि सीओजीएस जो है वो डाउन आने की वजह से आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ गए, वो आपके प्रॉफिट्स बढ़ गए। तो मेन आपको रीजन यही यहां पे मेंशन करना था। इसके बाद अगर आप बढ़ते हो तो इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी, दैट इज फ्रॉम कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 4b, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक। प्रकाश पैकर्स लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर: इक्विटी शेयर कैपिटल 200 लाख, 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 लाख, रिटेन्ड अर्निंग 100 लाख, 12% डिबेंचर 300 और 11% टर्म लोन 50। तो ये तो आपको क्वेश्चन में कॉपी पेस्ट कर लेना था, क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियरली लास्ट में बोला है आपको बुक वैल्यू बेसिस पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करके देना है। तो ये तो डेटा कॉपी पेस्ट करने वाली बात थी। इसका टोटल कर लिया 750। वेट्स निकालने के लिए 200 डिवाइड बाय 750, 100 डिवाइड बाय 750, 100 डिवाइड बाय 750, 300 डिवाइड बाय 750 और 50 डिवाइड बाय 750, ये तो 1 आ ही गया। इसके बाद हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी वगैरह कैलकुलेट करने थे। तो क्वेश्चन ने क्लियरली फर्स्ट पॉइंट में कॉस्ट ऑफ इक्विटी का डेटा दे दिया। बोला मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर इज ₹32, P0 पता चल गया। द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर D1 पता चल गया ₹2 पर शेयर, एंड देयर विल बी ए ग्रोथ ऑफ 10%, G पता चल गया फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। सर कोई मतलब नहीं है नेक्स्ट 5 ईयर्स का, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई होना था D1 अपॉन में P0 प्लस में ग्रोथ रेट, 2 अपॉन में 32 प्लस में 0.10। तो यहां से आपको आपका KE पता चल गया 0.1625, तो लाके स्टेटमेंट में लिख दिया। इसके बाद आपको डेटा दिया गया प्रेफरेंस शेयर का। प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है, प्रीमियम पे रिडीमेबल है ₹5 पर शेयर आफ्टर 8 ईयर्स एंड आर करंटली ट्रेडेड एट 84 इन द मार्केट। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होना था, प्रेफरेंस डिविडेंड दैट इज PD प्लस RV माइनस NP या P0 डिवाइड बाय N होल डिवाइड बाय RV प्लस NP या P0 डिवाइडेड बाय 2। जिसमें प्रेफरेंस डिविडेंड की अगर मैं बात करूं
तो क्वेश्चन ने क्लियरली बोला था 100 रुपए का एक प्रेफरेंस शेयर है, 14% इज द रेट ऑफ डिविडेंड, तो 100 का 14%, 14 रुपीज विल बी द प्रेफरेंस डिविडेंड, प्लस क्वेश्चन ने कहा प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, 100 रुपए का अगर शेयर है तो 105 पे रिडीम होगा, अभी चल रहा है 84 का, कितने साल के बाद आप रिडीम करने की बात कर रहे हो, 8 साल के बाद, होल डिवाइड बाई आरवी 105 प्लस 84 डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व किया, ये आ गया 0.1759, ले जाके स्टेटमेंट में कॉपी कर दिया। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो रिटेन्ड अर्निंग का जो पार्ट है वो तो इक्विटी के इक्वल ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बाकी डेटा था नहीं, तो के आर तो विल बी इक्वल टू के ई, एज इट इज कॉपी हो जाएगा 0.1625। इसके बाद डिबेंचर का आपको डेटा प्रोवाइड कराया, वो भी रिडम्पशन था, डिबेंचर रिडम्पशन विल टेक प्लेस, 7 साल की लाइफ है, प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, ये भी 5 रुपए पर डिबेंचर, और करंट मार्केट प्राइस 90 है, टैक्स का रेट है 40%, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 100 का ऊपर देख लेते हैं डिबेंचर का रेट क्या चल रहा था, तो 100 का 12%, 12 रुपए हो गया इंटरेस्ट, 12 रुपए हो गया इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, टैक्स का रेट चल रहा है 40% का, 40% का, प्लस 5 रुपए प्रीमियम पे रिडीम करोगे तो अगेन 105 पे रिडीम हुआ, रिसीव हुआ 90, 7 साल की लाइफ है, होल डिवाइड बाय 105 प्लस 90 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 0.0958, 0.0958, इसको लाके आप अपने स्टेटमेंट में कॉपी कर दो। और जो लास्ट आपका लोन बच गया था, तो सिंपल इसके लिए कोई मार्केट प्राइस वगैरह तो होता नहीं है, तो 11% को नेट ऑफ टैक्स कर लो, 11% में से अगर आप 40% का टैक्स माइनस करेंगे तो इट विल कम 6.6%, 0.066, इसको भी ले जाके स्टेटमेंट में कॉपी कर दिया, डब्ल्यू को सीओसी से मल्टीप्लाई करके सम अप कर दोगे, आपको आपका डब्ल्यूएसीसी पता चल जाएगा, 0.1311, 13.11। यहां पे अब कमेंट में बच्चों के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, और वो क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर क्या ये जो केडी है इसमें हम टैक्स यहां पे ना अप्लाई करके इधर 12 रुपए लिख देते हैं, प्लस 105 माइनस 90 अपॉन में 7 अपॉन में 105 प्लस 90 अपॉन में 2, इधर लास्ट में इंटू 1 माइनस टी कर देते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हो। आपके स्टडी मटेरियल में 2 फॉर्मूलाज गिवन है, 2 फॉर्मूलाज इस तरीके से गिवन है कि आप जो प्रीमियम दे रहे हो, आप जो प्रीमियम दे रहे हो, आप जो प्रीमियम पे कर रहे हो, अगर ये प्रीमियम कैपिटलाइज नेचर का होता है, अगर ये प्रीमियम कैपिटलाइज नेचर का आप दे रहे हो, तो उस सिचुएशन में मैंने जो कराया है वो अजम्पशन के अकॉर्डिंगली चलता है, लेकिन अगर आप वो प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालने की सोच रहे हो तो उस सिचुएशन में उस पर भी आपको टैक्स सेविंग हो जाती है। तो ये 2 फॉर्मूले हैं अलग अलग, आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही वैलिड माने जाएंगे। तो इसके अंदर ये मैंने जो आंसर कराया है वो भी ठीक है। अगर कुछ बच्चों ने ऐसा किया हो कि 100 इंटू 12% प्लस 105 माइनस 90 अपॉन में 7 होल डिवाइड बाय 105 प्लस 90 अपॉन में 2 इंटू बाहर की साइड में 1 माइनस टैक्स रेट अप्लाई किया है, तो आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक माना जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर वेरी करता है माइनर सा, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही आंसर करेक्ट माने जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आपने वैसा किया तो भी आंसर आपका ठीक है। इसके बाद बुक वैल्यू पे बोला था, बुक वैल्यू पे ही निकलवाया आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5 के भी 2 पार्ट किए गए, पार्ट ए और पार्ट बी, और दोनों ही पार्ट जो थे वो थे कैपिटल बस्टिंग के चैप्टर में से, और इस बार दोनों ही क्वेश्चन कैपिटल बस्टिंग में से काफी ज्यादा इजी आपको दिए गए, बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चंस थे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना था आपको एनपीवी ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस प्रपोजल एंड सजेस्ट वेदर द प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में फिक्स्ड एसेट में 5 लाख है, वर्किंग कैपिटल में 1 लाख है, तो 6 लाख रुपए जो है वो आपका इनिशियल कैश आउटफ्लो आ गया। इसके बाद आपको दे दिया गया यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू बता दी है 3 साल के बाद 2 लाख रुपए, तो 5 लाख माइनस, लेकिन डब्ल्यूडीवी मेथड है, चलो तो ये वैल्यू आपको लास्ट में एज ए टर्मिनल रिसीव हो जानी है। एनुअल कैश इनफ्लो बिफोर टैक्स, अगर आपको एनुअल कैश इनफ्लो बिफोर टैक्स बोला जाता है मतलब ये ईबीडीटी है, कैश फ्लो बिफोर टैक्स मतलब ईबीडीटी 3 लाख, तो इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे सबसे पहले तो, लेकिन डेप्रिसिएशन जो है वहां पे डब्ल्यूडीवी मेथड है 40% का। इनकम टैक्स का रेट आपको प्रॉफिट पे भी लगाना है और कैपिटल गेन है तो उस पे भी 30% चलेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट 18%, इसके फैक्टर आपके पास ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन।
अब WDV मेथड होने की वजह से आपको एनुअल कैश इनफ्लो तीनों सालों के अलग अलग शो करने पड़ेंगे, तो मैंने अलग अलग शो कर दिए। ईबीडीटी कॉपी कर लिया क्वेश्चन में से, कितना 3 लाख रुपए। इसमें से डेप्रीशिएशन माइनस करना था, तो डेप्रीशिएशन की कैलकुलेशन मैंने अलग से कर दी है यहाँ पे। सर ईयर 1 की अगर मैं बात करूं, तो ईयर 1 में आपकी जो एसेट है वो कितनी थी स्टार्टिंग में, ईयर 0 में 5 लाख की। 40% का डेप्रीशिएशन लगाना है, 5 लाख का 40%, 2 लाख का डेप्रीशिएशन हो गया, WDV बच गई 3 लाख की। 3 लाख पे 40%, 1,20,000, WDV बच गई 180 की। 180 का 40%, 72,000, WDV बच गई 1,08,000 की। डेप्रीशिएशन आ गया 2 लाख 120 और 72,000 कॉपी कर दिया यहाँ पे लाके। माइनस किया, ईबीटी आ गया, टैक्स माइनस कर दिया, टैक्स का रेट 30% था, ईएटी आ गया, और इसके अंदर डेप्रीशिएशन जो ऊपर माइनस किए थे 2 लाख 120 और 72,000 वो वापस एड बैक कर दिए, तो हम पहुंच गए अपने एनुअल कैश इनफ्लोज पे। साथ में टर्मिनल की कैलकुलेशन भी कर दी। टर्मिनल की अगर मैं बात करूं तो 2 लाख रुपए तो आपको स्क्रैप वैल्यू मिलनी है, साथ में जो वर्किंग कैपिटल आपने लगाई थी 1 लाख रुपए की वो आप रिलीज करवा लोगे। लेकिन 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 आपने ये जो एसेट बेची है फिक्स्ड एसेट 2 लाख में, इसकी बुक वैल्यू तो केवल और केवल 1,08,000 चल रही थी। तो 1,08,000 की बुक वैल्यू की एसेट आपने 2 लाख में बेच दी, आपको हो गया 92,000 का प्रॉफिट, जिसपे आपको 30% कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा 27,600 का, तो ये आएगा 272,400। तीनों सालों का एनुअल कैश इनफ्लो भी आ गया, टर्मिनल भी आ गया। आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैलकुलेट कर लो। ईयर 1 2 3 फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो कॉपी कर दिया, सेकंड ईयर का कैश इनफ्लो कॉपी कर दिया, थर्ड ईयर में कैश इनफ्लो के साथ साथ टर्मिनल भी ऐड कर दिया, और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जो क्वेश्चन में आपको गिवन थे तीनों सालों के, वो कॉपी पेस्ट करके मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकाल दिया, जिसमें से इनिशियल कैश आउटफ्लो 6 लाख माइनस कर दिया, तो आपका एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव एनपीवी आने का मतलब आपको प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए। तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, कुछ भी ट्रिकी पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा था। सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर 5B था, वो भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन, जिसमें आपसे आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पूछा गया। क्वेश्चन क्या था देखो, आईआरआर की कैलकुलेशन सिंपल थी। ए प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको यहीं पे पता चल गया था 5 लाख है। इन क्रिएटिंग ए फिक्स्ड फैसिलिटी एंश्योर्स नेट इंक्रीमेंटल इनफ्लो होगा आपका 1.5 लाख रुपए पर एनम बिफोर डिडक्शन ऑफ डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। तो मतलब अगेन आपके पास यहाँ पे भी ईबीडीटी गिवन था 1.5 लाख का, जिसमें से आप डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे, डेप्रीशिएशन ऐड बैक कर लेंगे। द फिक्स्ड फैसिलिटी इज लाइकली टू हैव एन इकोनॉमिक लाइफ है 5 साल की, स्क्रैप वैल्यू भी है 1 लाख रुपए की एट द एंड, और डेप्रीशिएशन इस बार आपको एसएलएम मेथड के अकॉर्डिंगली अप्लाई करना है। तो 5 लाख माइनस 1 लाख डिवाइड बाई 5 करोगे, 80,000 रुपए का हर साल डेप्रीशिएशन आ जाएगा। टैक्स का रेट 40% रहेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट 10% है। बट क्वेश्चन की डिमांड है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बताओ एंड एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन इट्स एक्सेप्टेबिलिटी। सिंपल सी बात है, आईआरआर अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज रिजेक्ट कर देना है। और आपको यहाँ पे 10%, 11% और 12% फैक्टर पे आपको यहाँ पे डेटा दिया गया था। अब आपकी मर्जी, आप पहले 11 पे कर लो, उसके बाद 10 लेना है कि 12 लेना है वो डिसाइड कर लो। अदरवाइज आप सिंपल ये भी कर सकते हो कि सर तीन ही तो रेट गिवन है, तो 10% और 12% पे अपना एनपीवी कैलकुलेट कर लो, एक पे पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपको मिल जाएगा, देन इसके बाद आप आईआरआर का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में इनिशियल कैश आउटफ्लो, टर्मिनल कैलकुलेट करने की तो जरूरत नहीं थी, बट एनुअल कैश इनफ्लो कैलकुलेट करने थे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको जो डेटा दिया गया था वो दिया गया था ईबीडीटी 1.5 लाख रुपए, माइनस करेंगे इसमें से डेप्रीशिएशन 5 लाख माइनस 1 लाख डिवाइड बाई 5, 80,000 का हर साल डेप्रीशिएशन चला जाएगा, 70,000 आ गया ईबीटी, टैक्स माइनस कर दो 40%, 28,000, ईएटी आ गया 42,000, डेप्रीशिएशन 80,000 ऐड बैक करोगे, आपको आपका एनुअल कैश इनफ्लो पता चल गया 1,22,000। देन इसके बाद आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, लोएस्ट और हाईएस्ट रेट लिया है 10 और 12%, बाकी आपकी चॉइस, आप पहले 11 पे कैलकुलेट करके देख लो, पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, नेगेटिव आए तो रेट को कम कर दो, पॉजिटिव आए तो रेट को बढ़ा दो। तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 10% और 12% पे कैलकुलेशन कर दी है। 1 to 5 ईयर में तो आपको हर साल 1,22,000 रुपए ही मिलने वाले हैं, लेकिन टर्मिनल भी आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, जिसकी वजह से 5th ईयर में 1 लाख अलग से आपको मिल रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%, मैंने इसका समअप कर लिया था 10% और 12% का, तो 10% का 500 साल का एडिशन आया 3.79, 12% पे 3.605। 5th ईयर का तो इंडिविजुअल लेना ही होता है,
तो 0.621 और 0.567 कॉपी पेस्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर लिया कैश इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से और सम अप किया तो आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया, जो कि एक 5 लाख से कम और एक 5 लाख से ज्यादा आ गया। तो एनपीवी 10% पे निकाला तो 24,480 पॉजिटिव आया, जबकि 12% पे कैलकुलेट किया तो नेगेटिव आ गया 3490। और जब हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एनपीवी होता है तो उस सिचुएशन में आप आईआरआर का फॉर्मूला यूज कर ही सकते हो, लो रेट प्लस एनपीवी एट लो रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लो रेट माइनस एनपीवी एट हाई रेट इनटू डिफरेंस इन रेट्स। लो रेट 10 और 12 में 10% था, जिसपे एनपीवी आपने कैलकुलेट किया 24,480 डिवाइड बाई 24,480 माइनस एनपीवी एट हाई रेट हमेशा माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है 3490, और मैंने 10 और 12 लिया तो 2% का डिफरेंस आया तो आंसर आया 11.75। अगर आप 11-12 लेते हो तो भी आपका आंसर 11.75% ही देखने को मिलेगा और इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। 11.75 इज द आईआरआर, जो कि आपके क्वेश्चन में जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट गिवन है 10% उससे ज्यादा है, तो इसका मतलब आपको प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो 2 इजीएस्ट क्वेश्चन फ्रॉम कैपिटल बस्टिंग 7 मार्क्स की वेटेज पे, और ज्यादा लेंदी भी नहीं थे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 देखने को मिला, क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट किए गए। पहले पार्ट में वर्किंग कैपिटल का 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, और पार्ट बी में पहले पार्ट में वर्किंग कैपिटल था, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, और पार्ट बी में वर्किंग कैपिटल का जो पार्ट था वो था इन्वेंट्री मैनेजमेंट का इस बार, जो कि काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन देखने को मिला इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। तो क्वेश्चन नंबर 6A देखो पहले। क्वेश्चन नंबर 6A, जेबीसी लिमिटेड सेल्स गुड्स एट ए ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25%. Depreciation is considered as a part of cost of production. The following are the annual figures given to you. सेल्स 18 लाख रुपए की है और 2 महीने का क्रेडिट पीरियड आप अपने कस्टमर को अलाउ कर रहे हो। मटेरियल कंज्यूम 4,50,000 और 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड आपको सप्लायर से मिल रहा होगा। वेजेस पेड 3,60,000 है, 1 मंथ लैग इन पेमेंट आउटस्टैंडिंग है 1 मंथ का। कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है 4,80,000 का, ये भी 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग है। एडमिन एक्सपेंस 1,20,000 है, ये भी 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग है। सेल प्रमोशन एक्सपेंस 60,000 है और क्वार्टरली आप प्रीपेड एडवांस में पे कर रहे हो। द कंपनी कीप्स 1 महीने का आप स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रखते हो और 1 महीने का फिनिश गुड्स का पीरियड है। एंड इट ऑल्सो कीप्स 1 लाख रुपए कैश भी कंपनी अपने पास रखती है। यू आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी ऑन कैश कॉस्ट बेसिस अज्यूमिंग 15% सेफ्टी मार्जिन। कैश कॉस्ट बेसिस आपको यहां पे अप्लाई करना है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट 25% है और डेप्रीशिएशन जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट आपने लिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे सेल्स माइनस डीपी करोगे, अगर आप सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करके कैलकुलेशन करोगे तो वो जो कॉस्ट आएगी उसके अंदर डेप्रीशिएशन भी इंक्लूड होगा, उसके अंदर डेप्रीशिएशन भी इंक्लूड होगा। तो आप सीधा सीधा सेल्स माइनस डीपी करके कैलकुलेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सेल्स माइनस डीपी करोगे तो जो कॉस्ट है उसमें डेप्रीशिएशन भी है, क्वेश्चन कहता है, और आपको यहां पे कैलकुलेशन कैश कॉस्ट बेसिस पे करनी है, तो केवल और केवल खर्चे कैश कॉस्ट लेने हैं। तो दो तरीके हैं, या तो सेल्स माइनस डीपी करो ही मत, और अगर सेल्स माइनस डीपी करते हो तो ये जो कॉस्ट है सेल्स माइनस डीपी करते हो तो कोई फायदा नहीं हो ना, क्योंकि वो टोटल कॉस्ट आएगी, उसमें से ये कॉस्ट माइनस करोगे तो डेप्रीशिएशन की फिगर आएगी, और डेप्रीशिएशन की फिगर का मुझे कुछ करना तो है नहीं, तो बेटर तो ये है कि आप जीपी को यहाँ पे इग्नोर ही कर दो। अगर क्वेश्चन ये बोलता कि ग्रॉस प्रॉफिट 25% और डेप्रीशिएशन इज नॉट कंसीडर्ड एज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो हम सेल्स माइनस जीपी करके अपना कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते थे। तो यहाँ पे जीपी 25% की एसेस कोई रेलेवेंसी नहीं है, क्योंकि डेप्रीशिएशन मुझे इग्नोर भी करना है और मुझे कंसीडर भी नहीं करना, तो मैं केवल ये डेटा कंसीडर करके अपनी कैलकुलेशन कर सकता हूँ। तो इसके लिए ऑफकोर्स आप जैसे स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बनाते हो वैसे ही बनाना है, जिसमें सबसे पहले करंट एसेट्स में कैश अगर हम कॉपी कर लें, तो क्वेश्चन ने कहा था कैश हमें 1 लाख रुपए मेंटेन करना है, तो ये 1 लाख रुपए मेंटेन करवा दिया। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, दैट इज 4,50,000 डिवाइडेड बाई 12, और 1 महीने का स्टॉक आपको रखना है, तो ये आ जाएगा 37,500। वर्क इन प्रोग्रेस का क्वेश्चन में जिक्र ही नहीं है, छोड़ दो। फिनिश्ड गुड्स की बात करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसके अंदर मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, वेजेस भी आ जाएगा, कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी आ जाएगा, और एडमिन एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस जो है वो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नॉर्मली नहीं लेते हैं। तो 4,50,000 प्लस 3,60,000 प्लस 4,80,000,
तो सर ये 12,90,000 रुपए आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, डिवाइडेड बाई 12, एक महीने का रखते हो तो 1,07,500। बट जब डेटर्स की कैलकुलेशन के लिए जाते हैं तो उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है, तो ये एक 20 भी आ जाएगा और 60,000 भी आ जाएगा, तो प्लस एक 20 प्लस 60,000, तो 14,70,000 विल बी कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाई 12, और कस्टमर को आप 2 महीने का क्रेडिट पीरियड अलाउ करे हो तो इट विल बी 2,45,000। सेल प्रमोशन एक्सपेंस की बात करें तो 60,000 क्वार्टरली आप एडवांस में पे करे हो, तो 4 क्वार्टर होते हैं साल में, तो 60,000 डिवाइड बाई 4 इंटू 1, 15,000 रुपए का आपका प्रीपेड सेल्स प्रमोशन आ जाएगा। इन पांचों फिगर का टोटल करोगे दैट इज नॉन एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, 5,05,000 माइनस कर दोगे सबसे पहले क्रेडिटर्स 4.5 लाख डिवाइडेड बाई 12, तो वही 37,500 के क्रेडिटर्स आ जाएंगे। इसके बाद आउटस्टैंडिंग की बात करें तो वेजेस 3,60,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 1, 30,000 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कैश आ जाएगा 4,80,000 डिवाइड बाय 12, 40,000 रुपए आ जाएगा। जो एडमिन एक्सपेंस है वो 1,20,000 डिवाइड बाय 12, 10,000 रुपए आ जाएगा। जब आप ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में से करंट लायबिलिटी के सारे आइटम माइनस करोगे आपको आपका नेट वर्किंग कैपिटल पता चलेगा। लेकिन क्वेश्चन एक है सेफ्टी मार्जिन भी रखेंगे 15% का, तो 3,87,500 का 15% इसके अंदर ऐड कर दो, अकॉर्डिंगली टोटल वर्किंग कैपिटल आ जाएगी 445,625। इजीएस्ट क्वेश्चन देखने को मिले इस बार एफएम के अंदर, और पार्ट बी जो था सिक्का उसका तो कोई जवाब ही नहीं है इजीएस्ट होने में, क्योंकि आप जब इन्वेंट्री मैनेजमेंट या मटेरियल का चैप्टर पढ़ते हो कॉस्टिंग के अंदर भी, तो आपको ये बहुत अच्छे से चीजें आती है। हिमालय रेफ्रिजरेशन कंपनी परचेजेस 1600 यूनिट्स ऑफ ए कंपोनेंट एनुअली, आपको ए पता चल जाता है। फ्रॉम बोल्ट्स एंड पिन्स एसोसिएट्स द एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग ईच यूनिट ऑफ कंपोनेंट इज ₹8, आपको सी पता चल जाता है। एंड द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर ऑफ ईच टाइम इज 100, आपको ओ पता चल गया। ईओक्यू का फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाई सी, 2 इंटू 1600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8, और उसका अंडर रूट करोगे आपको आपका ईओक्यू पता चल गया 200 यूनिट का। सेकेंड पॉइंट ने कहा रीऑर्डर लेवल बताओ, और थर्ड पॉइंट ने कहा मैक्सिमम और मिनिमम लेवल बताओ। कंपनी साल में 320 दिन काम करती है, मटेरियल का लीड टाइम प्रोक्योरमेंट टाइम 10 दिन का, सेफ्टी स्टॉक भी है 20 यूनिट का। अज्यूम मिनिमम कंजम्पशन रेट पर डे इज इक्वल टू एवरेज कंजम्पशन रेट पर डे, नहीं भी लिखा वो तो हम अज्यूम कर ही लेते हैं। सेफ्टी स्टॉक गिवन है तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होगा एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड प्लस में सेफ्टी स्टॉक। एवरेज कंजम्पशन की बात करें तो 1600 यूनिट अगर पूरे साल में है 320 दिन में, तो 1600 डिवाइड बाय 320, दैट विल बी योर एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज प्रोक्योरमेंट टाइम, तो आपको 10 दिन गिवन ही है, प्लस सेफ्टी स्टॉक 20 यूनिट ऐड करेंगे, आंसर आएगा 70 यूनिट्स का। इसके बाद आपको मैक्सिमम लेवल निकालना है, तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला होता है आरओएल, जो आपने अभी अभी कैलकुलेट किया 70, प्लस ईओक्यू जो आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो 200, माइनस मिनिमम कंजम्पशन, क्वेश्चन का एवरेज के इक्वली मान लेना, तो 1600 डिवाइड बाय 325 इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड सेम 10 डेज ही लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में अदरवाइज गिवन नहीं है, तो इट विल बी 220 यूनिट्स। और मिनिमम स्टॉक लेवल तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है जब भी क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक होता है तो सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू मिनिमम इन्वेंट्री लेवल, मतलब ये 20 यूनिट्स ही आएगा। इससे इजी इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगेन वर्किंग कैपिटल में से पूरा का पूरा क्वेश्चन, वन इज फ्रॉम एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड वन इज फ्रॉम इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, क्वेश्चन नंबर 7 के दो पार्ट किए गए। पहला पार्ट आपको दिया गया डिविडेंड डिसीजन में से, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, और इजीएस्ट क्या सेम डिट्टो क्वेश्चन, फिगर भी सेम देखने को मिल रही थी। और पार्ट बी दे दिया आपको लेवरेज के टॉपिक में। क्वेश्चन नंबर 7 सेम एज इट इज, कुछ बच्चों को तो आंसर भी इसके याद होंगे क्योंकि फिगर में भी क्वेश्चन में चेंज नहीं किया गया। जय एंड कार्ती लिमिटेड हैज ए कैपिटल ऑफ ₹10 लाख इन इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। अगर 10 लाख का कैपिटल है, 100 रुपए का एक शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 10,000। द शेयर्स आर करंटली कोटेड एट पार, मतलब अभी तो इसका P0 मार्केट प्राइस 100 रुपए ही चल रहा है। द कंपनी प्रपोजेज डिक्लेरेशन ऑफ ए डिविडेंड ऑफ ₹10 पर शेयर एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब कंपनी डिविडेंड देगी तो 10 रुपए देगी, नहीं तो नहीं देगी। द कैपिटलाइजेशन रेट फॉर द रिस्क क्लास टू विच द कंपनी बिलोंग इज 12%, आपको के ही पता चल गया। What will be the market price of the share at the end of the year if dividend is not declared or if dividend is declared?
फॉर्मूला क्या होता है आपका, P1 इज इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस के माइनस में D1। 100 इंटू 1.12 112। अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करोगे तो 112 ही रह जाएगा, और डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तो 10 रुपए कम होकर 102 हो जाएगा। ये तो मैंने अपनी क्लास में जो क्वेश्चन करवाया हुआ है वहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि फिगर्स भी बिल्कुल सेम ही थी। देन क्वेश्चन का एज्यूम करो दैट द कंपनी पे द डिविडेंड। कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 5 लाख का, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका 5 लाख का। नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका 5 लाख। क्वेश्चन का एज्यूम क्या करना है कि कंपनी डिविडेंड पे करती है, तो नंबर ऑफ शेयर हो गए 10,000, क्योंकि 10 लाख की कैपिटल 100 रुपए का एक शेयर, 10,000 शेयर। हर शेयर पे अगर 10 रुपए का डिविडेंड दोगे तो 1 लाख रुपए का डिविडेंड आप दे दोगे, तो आपकी रिटेन अर्निंग कितनी बची, 4 लाख। आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है, तो क्वेश्चन का इन्वेस्टमेंट मुझे 10 लाख का करना है, तो बताओ नंबर ऑफ शेयर कितने। आपकी जेब में 4 लाख है, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो 10 लाख का, तो 6 लाख के नए शेयर आपने इश्यू करने। और डिविडेंड डिक्लेयर्ड के केस में एक शेयर कितने का होगा, 102 का। तो अगर 102 का एक शेयर है तो 6 लाख के लिए आपको 5882 या 5883 शेयर्स आपको इश्यू करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से ये छोटा सा डिविडेंड डिसीजन का क्वेश्चन, जो कि आप अपनी क्लासेस में बिल्कुल सेम क्वेश्चन करके जाते हो, 7 मार्क्स की वेटेज के लिए था, जिसमें 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स आपके आने चाहिए। और इसके बाद बी पार्ट जो था वो था लेवरेज में से, और लेवरेज का टॉपिक तो पूरा ही इजी ही देखने को हमेशा मिल जाता है आपको। क्वेश्चन नंबर 7B, अल्फा फार्मा लिमिटेड which has been engaged in business for last 5 years furnishes the following information for its only product metmorphin hydrochloride which is being sold at 23 per unit। 23 रुपए का सेलिंग प्राइस है। टोटल जो आप यूनिट सेल कर रहे हो वो कर रहे हो 1,45,000 यूनिट, तो 1,45,000 मल्टीप्लाई बाय 23, 33,35,000 will be your sales value। 33,35,000 will be your sales value। फिक्स्ड कॉस्ट है 2,80,000, वेरिएबल कॉस्ट है 17 पर यूनिट, तो 1,45,000 इंटू 17, 2465 विल बी और वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन आ गया 870, जिसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दें अगर 2,80,000, तो हम पहुंच जाएंगे ईबीआईटी 5,90,000 पे। क्वेश्चन का डेट भी है 10 लाख रुपए का, 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 1,10,000 रुपए आपको इंटरेस्ट भी पे करना है, तो अकॉर्डिंगली 4,80,000 आपका ईबीटी आ गया। इसके बाद इक्विटी आपके पास 20 लाख का, फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑफ द कंपनी 10, तो 2 लाख शेयर्स हैं आपके पास, अगर जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेना। टैक्स का रेट है 30% का, तो इसमें से मैंने टैक्स माइनस कर दिया है, 1,44,000 रुपए का टैक्स बनता है, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया आपका 3,36,000। इसके बाद देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट आंसर विल बी सेम। व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट शुड बी सोल्ड सो दैट ईबीटी इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ यूनिट बताओ कितनी बेचनी है अगर ईबीटी 0 होगा। या तो आप ये स्टेटमेंट ऑफ इनकम उल्टा बना लो, ईबीटी से लेकर सेल्स तक पहुंचने का, अकॉर्डिंगली जो सेल्स वैल्यू आए उसको सेलिंग प्राइस से डिवाइड करके सेल्स यूनिट्स बता देना। या फिर मैंने क्या देखा, मैंने कहा इसमें सेल्स और ईबीटी का रिलेशन इंडिकेट किया गया। सेल्स और ईबीटी का रिलेशन जो होता है वो इंडिकेट किया जाता है कंबाइंड लेवरेज में। तो मैंने क्या किया, कंबाइंड लेवरेज कैलकुलेट कर दिया, जिसका जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी। कंट्रीब्यूशन था आपका 8,70,000 का और ईबीटी था 4,80,000 का, तो अकॉर्डिंगली 1.8125 मेरा कंबाइंड लेवरेज आया। कंबाइंड लेवरेज का दूसरा फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब कंबाइंड लेवरेज मुझे पता था, अगर आपको ईबीटी 0 करना होता है तो इसका मतलब 100% डिक्रीज करना है, तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना करना पड़ेगा, 55.17241%। और आप अभी कितनी सेल कर रहे थे, 1,45,000 यूनिट की, तो मैंने 1,45,000 में से ये 55.17241% माइनस कर दिया, तो 65,000 यूनिट आ गई। मतलब अगर आप 65,000 यूनिट सेल करेंगे तो उस सिचुएशन में ईबीटी आपका 0 देखने को मिलेगा। आप प्रूव भी कर सकते हो, तो क्वेश्चन की डिमांड नहीं है। सेकेंड पॉइंट ने कहा इफ ईबीआईटी इंक्रीज टू 3 टाइम्स, अगर आपका ईबीआईटी 3 गुना हो जाए, मतलब आपका ईबीआईटी जो 5,90,000 चल रहा है वो 3 गुना हो जाए, मतलब 17,70,000 हो जाए ईबीआईटी, तो बताओ व्हाट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना होगा। सर तो मैंने इसके लिए सिंपल कैलकुलेशन ही कर दी। मैंने क्या किया, ईबीआईटी को 3 गुना कर दिया, 17,70,000
इंटरेस्ट में तो कोई चेंज आना नहीं है, तो वो 1,10,000 कॉपी पेस्ट हो गया 1,10,000, तो आपका ईबीटी आ जाएगा 1660। हाँ, टैक्स तो 30% के हिसाब से पे करना पड़ेगा, तो ईएटी आ गया 1162। बस यही तो डिमांड थी क्वेश्चन की। थर्ड पॉइंट क्या था, व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड। तो कंबाइंड तो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल निकाल दो। ऑपरेटिंग का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, 8,70,000 डिवाइड बाई 5,90,000, इट विल बी 1.47। और फाइनेंशियल एवरेज निकालना है तो ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी कर दो, 5,90,000 डिवाइडेड बाई 4,80,000, इट विल बी 1.23। कंबाइंड में ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही चुका था, 1.8125। तो बस वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे लेवरेज में से भी देखने को मिला। तो एफएम के अगर मैं बात करूं तो एफएम में इस बार कोई टिपिकल या ट्रिकी क्वेश्चन थे ही नहीं, बेसिक्स क्वेश्चंस थे। आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर थे तो आप अटेम्प्ट कर सकते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो थ्योरी का था, जिसका आंसर मैंने दिया है, एक बार देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डेटा एथिक्स, डेटा एथिक्स क्या होते हैं, एंड डिस्कस द 5 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेटा एथिक्स दैट ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो। तो ये क्वेश्चन आपका बीडीए का क्वेश्चन था, डेटा एथिक्स में से ये क्वेश्चन था। तो डेटा एथिक्स क्या होता है उसकी स्लाइड आपको दे दी है, और साथ में इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं रिगार्डिंग ऑनरशिप, रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंसी, रिगार्डिंग प्राइवेसी, रिगार्डिंग इंटेंशन और रिगार्डिंग आउटकम्स, एज इट इज जो हम अपनी क्लासेस में स्लाइड्स कराते हैं वो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी है। 7 मार्क्स की वेटेज का ये क्वेश्चन था। और इसके बाद जो बी पार्ट था वो भी बीडीए में से ही था, बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है, एंड इसकी प्रोसीजर आपको बतानी थी, लिस्ट द प्रोसीजर टू विच द यूज ऑफ बीआई हैज एक्सपेंडेड। तो इसका भी आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया है आपको 8B का, बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है, ये एज इट इज स्लाइड आपको पूरी की पूरी दे दी है। और साथ में इसकी जो प्रोसीजर है वो भी यहाँ पे बता दिए, डेटा माइनिंग, रिपोर्टिंग, परफॉर्मेंस मैट्रिसेस एंड बेंचमार्किंग, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, क्वेरिंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन, विजुअल एनालिसिस, एंड डेटा प्रिपरेशन। ये 9 पॉइंट्स यहाँ पे गिवन थे। तो ये था आपका पूरा का पूरा एफएमबीडीए का पेपर, जो कि इजी क्वेश्चन पेपर था इस बार, जिसमें 12 से 13 एमसीक्यू आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। इवन आपका जो सेकंड पार्ट था सेक्शन बी, उसमें आपको थ्योरी क्वेश्चन के लिए जाने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत थी, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रिकी तो देखने को नहीं मिल रहा था। ट्रांसपेरेंटली सारे क्वेश्चन इजी ही लग रहे थे। हाँ, कोई क्लेरिकल मिस्टेक्स वगैरह आपने करी हो वो अलग बात है। एक ऑल्टमैन जेड स्कोर वाला जो पॉइंट था वो आपको परेशान कर सकता था, तो उसके लिए आप अगर थ्योरी क्वेश्चन के लिए जाना चाहते तो आप थ्योरी क्वेश्चन के लिए उसके लिए जा सकते थे। बट उसके लिए भी मैं यही कहूंगा कि थ्योरी क्वेश्चन के लिए जाने का कोई बेनिफिट लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको 7 और 7 14 मार्क्स का अगर अटेम्प्ट करना है, तो उस सिचुएशन में मैं बात करूं तो अगर आपको अच्छे से आता है तभी अटेम्प्ट करने का फायदा है। अदरवाइज आप ऑल्टमैन जेड स्कोर का अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आप अटेम्प्ट वो क्वेश्चन भी कर सकते थे। तो ये पूरा का पूरा पेपर था एफएमबीडीए का, जो दिसंबर 2024 में आपके एग्जाम में पूछा गया, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमने यहाँ पे डिस्कस किया। टारगेट तो 1.5 घंटे प्लस का ही था, बट क्वेश्चन पेपर इजी होने की वजह से हमने इसको थोड़ा टाइमली ही डिस्कस कर लिया। लास्ट में कहना चाहूंगा, अगर आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल था तो लाइक जरूर करके जाइए, क्योंकि इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए बाकी जो बचे हुए पेपर है उसके भी सजेस्टेड आंसर लेकर आने की कोशिश करेंगे। और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके दोस्त भी चाह रहे होंगे कि वो भी जो एग्जाम में करके आए एफएमबीडीए का सॉल्यूशन, उन्होंने ठीक किया है कि नहीं किया, कितना ठीक किया है, उनको पता लग सके। और अगर आपके आने वाले टाइम में एग्जाम्स हैं तो ऑफ कोर्स आप एफएमबीडीए का सॉल्यूशन ढूंढ रहे होंगे, तो ये वीडियो आपके लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन वीडियो है, क्योंकि इसमें आपको 100% लॉजिकल जो आंसर्स हैं पूरी डिटेल के साथ हमने कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया है। तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इसके अलावा लास्ट में अगेन कहूंगा, अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके जाइए, क्योंकि आगे आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए हम आपके लिए फास्ट ट्रैक और ज्यादा बेटर फास्ट ट्रैक प्रिपेयर कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, स्ट्रेटजी जो है एग्जाम स्ट्रेटजीज वो भी हम आपके लिए जल्दी लेकर आने वाले हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कीजिए फॉर अपडेशन नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए फॉर आवर
क्लासेस ऑफर। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए सीएमए इंटर और फाइनल लेवल पे, तो नॉमिनल प्राइसेस पे आप हमारी क्लासेस अवेल कर सकते हैं। और लास्ट में अगेन कहूंगा, ये जो आपको सॉल्यूशन यहाँ पे दिखाए गए हैं, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी मोबाइल ऐप का लिंक गिवन है। मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और मोबाइल ऐप में जाकर आप वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको क्लासेस बाई करनी है मोबाइल पे देखने के लिए, तो भी आप डायरेक्टली मोबाइल ऐप से हमारी क्लासेस बाई कर सकते हो। इमीडिएट एक्टिवेशन होता है, आपको विद इन सेकेंड्स आप अपनी स्टडी हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको लैपटॉप पे क्लासेस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक गिवन है, वेबसाइट पे आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।